हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम के 2 वीडियो हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम, पोषण और पोषण के प्रकार के बारे में चर्चा किया है। जो दूसरा वीडियो हो उस पर प्रकाश संश्लेषण और रंध्र के बारे में बताया गया है। आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है 2 प्रकार से होती है। एक क्रिया विधि होती है प्रकाशीय विक्रिया और जो दूसरी होती है वो होती है अप्रकाशीय विक्रिया। तो आज जो हम चर्चा करेंगे प्रकाशीय विक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को प्रकाशीय विक्रिया बिल्कुल बेसिक से समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रकाशीय विक्रिया में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। तो आइए बच्चों समझते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले प्रकाशीय अभिक्रिया का थोड़ा इंट्रो लेते हैं, फिर इसके बाद ये प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है कई चरणों में पूर्ण होती है। 6-7 चरण होते हैं, इसमें कंप्लीट होती है। उसको भी फिगर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आइए देख लेते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया के इंट्रो के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रकाशीय अभिक्रिया की, तो प्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। परीक्षाओं में चाहे प्रकाशीय अभिक्रिया पूछी जाए चाहे हिल अभिक्रिया पूछी जाए, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया कहाँ? ये क्रिया मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रैना भाग में क्लोरोफिल में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? तो हरित लवक के ग्रैनम भाग में क्लोरोफिल में संपन्न होती है। और ग्रैनम भाग में क्लोरोफिल के क्या पाए जाते हैं? ग्रैनम भाग में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। इसके बाद प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो हमने क्या बताया प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में? सर्वप्रथम प्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रैनम भाग में क्लोरोफिल में संपन्न होती है और ग्रैनम भाग में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। यह अभिक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। आइए इस चरण को फिगर के माध्यम से समझते हैं। अभी तक अगर आप लोगों को प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं समझ में आया है तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के बाद आप लोगों को प्रकाशीय अभिक्रिया रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से प्रकाशीय अभिक्रिया को समझते हैं। आइए बच्चों समझते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया को फिगर के माध्यम से। तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है कई चरणों में पूर्ण होती है। तो आइए एक चरण को देखते हुए चलते हैं और समझते हुए भी चलते हैं। तो देखिए जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश हरित लवक के ग्रैनम भाग में उपस्थित क्लोरोफिल पर पड़ता है। क्लोरोफिल इंग्लिश शब्द है और पर्णहरिम हिंदी शब्द है। चाहे क्लोरोफिल बोलिए चाहे पर्णहरिम बोलिए, दोनों एक ही है। तो जब सूर्य का प्रकाश हरित लवक के ग्रैनम भाग में उपस्थित क्लोरोफिल पर पड़ता है तो क्लोरोफिल के अणु क्या होते हैं? सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। जब सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखा गया है यहाँ पर, क्या? जब सूर्य का प्रकाश हरित लवक के ग्रैना भाग में उपस्थित क्लोरोफिल पर पड़ता है तो पर्णहरिम या क्लोरोफिल के अणु क्या होते हैं? सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, जिससे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। क्या हुआ कि जब सूर्य का प्रकाश हरित लवक के ग्रैनम भाग में उपस्थित क्लोरोफिल पर पड़ता है तो क्लोरोफिल के अणु क्या होते हैं? सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। जब सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं तो किसका? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब यहाँ से जो क्या दूसरा पॉइंट है कि सक्रिय पर्णहरिम से प्राप्त ऊर्जा जल अपघटन में सहायक होती है, अर्थात जल के अणुओं को तोड़ देती है। यहाँ से क्या होता है? जो सक्रिय पर्णहरिम होता है यहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये ऊर्जा जल अपघटन में सहायता होती है। मतलब यहाँ पर चाहे 2 मोल लीजिए चाहे 4 मोल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमने यहाँ पर 2 मोल लिया है, जल के 2 अणु को लिया है। तो यहाँ पर जो H2 है, H2O का क्या करते हैं? विखंडन कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं? 2H+ आयन प्लस 2H- आयन में तोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि सक्रिय पर्णहरिम जो यहाँ से सक्रिय पर्णहरिम होते हैं वो क्या करते हैं? प्राप्त ऊर्जा जल अपघटन में सहायक होते हैं। सहायक होने के बाद क्या करते हैं? जल के अणुओं को तोड़ देते हैं। जल के अणुओं को देखो यहाँ रिएक्शन के माध्यम से दिखाया गया है कि H2O ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान है। इससे जल भी बन सकता है और जल को इसके अणुओं में तोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगाया गया है। क्या है? H2O को जब तोड़ देते हैं तो 2H+ आयन प्लस 2OH- आयन में
टूट जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जल अपघटन के बाद क्या होता है कि जब जल अपघटन हो जाता है, ठीक, OH आपस में मिलकर जल और ऑक्सीजन का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से जो OH माइनस आयन होता है ये क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलने के बाद जल और ऑक्सीजन का निर्माण कर लेते हैं। तो जल और ऑक्सीजन का जब निर्माण कर लेते हैं, यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा क्या कर लिया जाता है, वातावरण में निकाल दिया जाता है। तो तीसरा पॉइंट यही लिखाया गया है। क्या लिखाया गया है कि जल अपघटन के बाद OH माइनस आयन आपस में मिलकर जल तथा ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में निकल जाता है। क्या होता है कि यहाँ से H2O प्लस हाफ O2 का निर्माण होता है। हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इसका रिएक्शन जो दिखाएंगे, OH माइनस आयन गिव्स आउट H2O प्लस हाफ O2 के माध्यम से दिखाएंगे। हाफ O2 क्या होता है, ये ऑक्सीजन है। यही ऑक्सीजन क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। आइए फिर आगे हम फोर्थ पॉइंट की चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, प्रकाशीय अभिक्रिया के आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। आगे का पॉइंट क्या होता है, जल अपघटन के बाद 2H प्लस आयन NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NADPH2 का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमने बता दिया था कि स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ से जो 2H प्लस आयन होता है, ये 2H प्लस आयन NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। NADP क्या होता है, NADP एक ग्राही के रूप में कार्य करता है। तो NADP के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। जब ग्रहण कर लिया जाता है तो किसका संश्लेषण हो जाता है, NADPH2 का संश्लेषण हो जाता है, मतलब NADP का निर्माण हो जाता है। तो इसका पॉइंट जो अगला है यही लिखा गया है कि जल अपघटन के बाद 2H प्लस आयन NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, NADPH2 का निर्माण हो जाता है। रिएक्शन के माध्यम से आप लोग ऐसे दिखाएंगे इसको, NADP प्लस 2H प्लस आयन गिव्स आउट NADPH2। NADP का पूरा नाम क्या होता है, तो NADP का पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफास्फेट तो ये किसका नाम है, NADP का पूरा नाम है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ से कह रहा है अगला पॉइंट, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एक विशेष प्रकार के तंत्र में चले जाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहते हैं। यहाँ से जो 2OH माइनस आयन से जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एक विशेष प्रकार के तंत्र में चले जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में जाने के बाद काफ़ी मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। अगला पॉइंट यही है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा दे देता है। यहाँ से जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन यहाँ से हुए ऊर्जा निकालते हैं, ये ऊर्जा क्या करता है, एक फास्फेट मॉलिक्यूल के साथ ADP को किस में परिवर्तित कर देता है, ATP में परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट यही लिखाया गया है यहाँ पर, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा दे देता है तथा ADP एक फास्फेट अणु के साथ जुड़कर किसमें परिवर्तित हो जाता है, ATP में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से जो ऊर्जा यहाँ तक गई थी, यहाँ से निकलने के बाद ATP को किस में परिवर्तित कर दी, ATP के रूप में परिवर्तित कर दी। ADP को किस में परिवर्तित कर दी, ATP के रूप में परिवर्तित कर दी। तो हमें ऊर्जा किसके रूप में मिल गई, ATP के रूप में मिल गई। आगे आइए, फिर इसके दो पॉइंट हैं उसको समझ लेते हैं। आइए बच्चों, प्रकाशीय अभिक्रिया में दो पॉइंट हमारे और हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ADP का ATP में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें ADP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो ADP का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। अगर हम बात करें ATP का, तो ATP का पूरा नाम क्या हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो क्या होता है, ADP का ATP में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। जब
यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र से जो ऊर्जा निकली थी वो एक फास्फेट मॉलिक्यूल के साथ एडीपी को किस में परिवर्तित कर देती है, एटीपी में परिवर्तित कर देती है। और एडीपी को एटीपी में परिवर्तित होने वाली क्रिया जो होती है क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एडीपी को एटीपी में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। इसके बाद यहाँ से जब एटीपी क्या होता है, जब एटीपी टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा क्या होती है, पौधों के जैविक कार्यों के लिए सहायक होती है। अगला पॉइंट हमारा यही लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जब एटीपी टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो पौधों के जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। क्या कहा गया कि जब यहाँ से एटीपी जब टूट जाता है तो यहाँ से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और यही ऊर्जा क्या होती है, पौधों के जैविक कार्यों के लिए सहायक होती है। तो ये रहा प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। आप लोगों को प्रकाशीय अभिक्रिया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्रकाश संश्लेषण की दूसरी क्रिया विधि अप्रकाशीय अभिक्रिया के साथ। थैंक यू सो मच।